अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड जो है टॉपिक है वो आयन है। आयन को आपको पता है कि जब किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, कैरियर चार्ज ऑन इट, उसे हम आयन कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं आयन की, एक हमारे पास होता है कीटाइन, एक होता है इनाइन। अभी हमारे पास कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने दो एटम ले रखे हैं और इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है दोनों के अंदर। अब वो क्या रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर इधर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये जब इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी होगी, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, जब जाहिर सी बात जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस हो गया तो हम कहते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, इनाइन बन जाएगा। अब ये दोनों एक्चुअली जो प्रोसीजर हैं, ये हमारे पास गेन इलेक्ट्रॉन जब होता है, जब कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें मतलब एंडोथर्मिक होगा। क्यों? एक्चुअली होता ये है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मेन वजह जो आएगी वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें ट्रांसफ़र होना है यहाँ से, ये आपस में क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्शन रखते हैं तो जाहिर सी बात है, और जब यहाँ से इसे निकालना चाहते हैं आप, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करवाना है, यहाँ से निकालना है, तो उसकी अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये एंडोथर्मिक है, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करवाते हैं आप, अब जाहिर सी बात यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन, आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को कनेक्टिव चार्ज, ये रिपल्शन होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसमें रिपल्शन की वजह से यहाँ से हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि जैसे हमारे पास एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, सेम इसी तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा। ठीक है, हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करेगा तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर आयन की दो टाइप्स होंगी, एक हमारे पास होगा कीटाइन मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब कीटाइन मॉलिक्यूलर आयन के अंदर से अब हमारे पास होगा क्या कि जब हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर हम क्या करवाएंगे, कोई ये एक हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमने इसके ऊपर बम्बार्टमेंट करवाई किसी भी एक्सरेज की, जैसे हमने बम्बार्टमेंट करी। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा इस तरह। जब जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा, अब हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सेम इस तरह से अब ये जो इनाइन मॉलिक्यूल है कैसे बनेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। तो होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जाहिर सी बात है न्यूट्रल होगा। यहाँ पे ये हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब होगा क्या कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें इंटर होगा, ये क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब जैसी मतलब ये होता है पहले भी स्टेबल है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, तो वो अनपेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पेयर अप कर लेते हैं, या मतलब ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूल में तो वो इसको गेन कर लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर इनाइन बन जाएगा। ये हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनने के होते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है कि जो कीटाइन मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो मोर अबंडेंट होते हैं देन मॉलिक्यूलर इनाइन जो है। क्यों? उसकी होता है कि जो हमारे पास जो कीटाइन मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ना, एक्चुअली ये ज़्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को जब जाहिर सी बात है आपने देखा है कि जैसे सोडियम के अंदर से कि एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में होता है, अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देते हैं तो पीछे वो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो करता क्या है कि हमारे पास वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देता है ताकि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसलिए मॉलिक्यूलर आयन जो कीटाइन आयन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पर रिलेटिव का मतलब आप सबको पता है कि इसमें होता है कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मतलब लड़का खड़ा है और आप उसके मुताबिक दो मज़ीद और लड़के हैं, आपने उसको दरमियान में रख दिया और आप कहते हैं अब इसके मुताबिक ये लड़का छोटा है और ये लड़का बड़ा है। आपने उसकी जब कंपेयर करके किसी चीज़ को बताएंगे वो रिलेटिव होगा। तो मैंने एटॉमिक मास मतलब हमने एटम का मास को कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम करते क्या कि ये जो कार्बन 12 है इसका मतलब 12 मास है, तो हम इसके 12 पार्ट कर लेते हैं। और जब हर जो 12 पार्ट का मतलब है जब 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक हिस्सा जो है मतलब 12th हिस्सा जो है मतलब वो इक्वल होता है 1 AMU के।
ठीक है। अब हम इसके मुताबिक 1 AMU के मतलब उसके 12th पार्ट के हम तमाम बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास को मालूम कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास आइसोटोप। अब आपको सबको पता है आइसोटोप में होता है क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और जबकि मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये देखिए आपके पास एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी 6 है और इधर भी क्या है 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 12 है और लेकिन जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 13 है। तो इस तरह अब देखते हैं अब इसमें ऐसा क्या होता है, देखिए यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन सेम होंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने सेम होंगे, लेकिन ये 12 है ये 13 आता है, ऐसा चेंज इसमें क्या आता है, ये आइसोटोप जाते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास प्रोटॉन की तादाद सेम है, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, प्रोटॉन की तादाद सेम है, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, प्रोटॉन की तादाद वही 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद सेम। मतलब इसमें ये आ रहा है कि जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होती है, जबकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स है उनमें डिफरेंट आता है। तो इस तरह से जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी सेम आएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पर, तो मतलब इस सेम का रिएक्शन जो है सेम होगा, लेकिन अब इनकी जो हाफ लाइफ है वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगी मैथ्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है मैथ्स डिफरेंट हो रहा है इसलिए हाफ लाइफ भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है आइसोटोप्स की क्लासिफिकेशन होती है। देखो कुछ आइसोटोप्स का सिर्फ एक ही आइसोटोप्स होता है जिससे हमारे पास MCQ के तौर पर पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास आर्सेनिक है, गोल्ड है, सोडियम है, आयोडीन है और फ्लोरीन है, ये हमारे पास इनके आइसोटोप्स होते हैं। फिर नाइट्रोजन के 2 होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, निकल के 5 होते हैं, बाकी हमारे पास 7 होते हैं कैडमियम वगैरह के, और फिर हमारे पास टीन के 11 आइसोटोप्स आते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं टाइप्स हैं यहाँ पर।